नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा है कि पीएम मोदी जर्मनी का टूर कंप्लीट करके गए हैं डेनमार्क में। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये आपको दिखेगा डेनमार्क, और डेनमार्क में बहुत ही मैं कहूँगा रॉयल तरीके से स्वागत हुआ है पीएम मोदी का। यहाँ पर आप देख पाओगे डेनमार्क की रॉयल फैमिली है और डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे आपको दिखेंगी। और डेनमार्क में ही इंटरेस्टिंगली जो आसपास के बाकी देश है उनके प्राइम मिनिस्टर्स इकट्ठा हो गए पीएम मोदी से मिलने के लिए। यहां पर आप देख पाओगे स्वीडन की पीएम से मिल रहे हैं पीएम मोदी इन डेनमार्क। ये यहां पर नॉर्वे के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। उसके अलावा फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर यहां पर मिल रहे हैं, और इवन आइसलैंड की जो पीएम है, यहां पर आप देखोगे जो भी ये देश है ना, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क, सभी लीडर्स इकट्ठा हो गए पीएम मोदी से मिलने के लिए। और मैं चाहता हूं आप ये जो छोटी सी क्लिप है ये भी देखें, इससे आपको एक ब्रीफ आइडिया लगेगा कि ये विजिट कितनी इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के शासन जैसे मूल्यों को तो साझा करते ही हैं। साथ में हम दोनों की कई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ भी है। The relations between our two countries are very strong. We have a very strong partnership between our two countries, and we are very grateful that you are in Copenhagen this day. तो स्वागत तो देखिए डेनमार्क में काफ़ी भव्य हुआ। डेनमार्क की पीएम खुद पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए आई एयरपोर्ट में। फिर जो आसपास के देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी इकट्ठा हो गए। डेनमार्क में एक समिट हो रहा है, इंडिया नॉर्डिक समिट, मगर इस बीच डेनमार्क ने एक रिक्वेस्ट क्लियरली इंडिया के सामने रख दी कि हम लोग चाहते हैं कि आप रशिया पे जो आपका इन्फ्लुएंस है इसका इस्तेमाल करें और फाइनली जो ये वॉर है यूक्रेन की, इसको एंड पे लेके आए। ये डेनमार्क ने स्पेसिफिकली कहा है इंडिया को। चाइना को ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट डेनमार्क की या फिर नॉर्वे या स्वीडन की नहीं आई है। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि डेनमार्क और आसपास के जो सब देश हैं इनको अचानक से रशिया से क्या डर लग गया है, गॉटलैंड टापू का यहाँ पर क्या विवाद है, और डेनमार्क के साथ हमने जो ग्रीन पैक्ट साइन किया है इसके क्या कंपोनेंट्स है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इनमें से वो कौन से दो देश हैं जिन्होंने रिसेंटली ये बोल दिया कि हम तो जी एशियन गेम्स 2022 को बिल्कुल बॉयकॉट कर देंगे, अपने एथलीट्स को भेजेंगे नहीं, यहाँ पर कोई डिप्लोमेटिक बॉयकॉट नहीं होगा। दो देश अपने एथलीट्स को ही ऑल टुगेदर नहीं भेजेंगे एशियन गेम्स 2022 में। तो आपको बताना ये कौन से दो देश हैं, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, या फिर साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अब देखिए रशिया को लेकर जो चिंता है वो पूरे यूरोप में आपको दिखेगी, नो डाउट अबाउट दैट, मगर अचानक से हमने देखा है पिछले 5-6 दिनों में स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ये जो सारे देश हैं दे आर ऑन वेरी हाई अलर्ट। इनकी मिलिट्रीज ने डिफेंस एक्सरसाइजेस करनी स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर आप देख पाओगे, आपको दिखेगा आर्टिकल यूरो न्यूज़ का कि इन द मडी वुडलैंड्स ऑफ बाल्टिक सी स्वीडन सोल्जर्स आर गेटिंग रेडी फॉर रशियन अटैक। और बिल्कुल स्वीडन आज के समय मान के चल रहा है कि किसी भी दिन, लिटरली किसी भी दिन स्वीडन के टापू पर एक इन्वेजन हो सकती है रशिया की। अब ये जो ख्वाब है स्वीडन को कहाँ से आया, सपने में आया? तो इसका आंसर है नहीं। जेलेंस्की ने खुद ये बात बोली है। जेलेंस्की वार्न्स ऑफ रशियन ऑक्यूपेशन ऑफ गॉटलैंड। गॉटलैंड में आपको ये बता दूं एक टापू है स्वीडन का, और बताया जा रहा है, जेलेंस्की ने खुद कहा है कि इनकी जो इंटेलिजेंस है, यूएस की जो इंटेलिजेंस है, उससे ये पता लग रहा है कि रशिया कभी भी एक बड़े स्केल का अटैक कर देगा इस टापू के ऊपर। उसके बाद वो स्वीडन, फिनलैंड पे हो सकता है कि बड़ा अटैक ना करे, मगर स्वीडन का एक टापू कब्जा कर रशिया चाहता है इस पूरे रीजन को, रशिया एक प्रॉपर मैसेज सेंड कर दे कि अगर कोई देश नेटो को ज्वाइन करेगा तो उसको रशिया की जो रैथ है, रशिया का एंगर, उसको फेस करना होगा। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं मगर ये टापू रशिया क्यों कब्जाएगा, रशिया तो इधर है, ये टापू यहाँ पर है, तो देखिए याद रखिएगा कलिनिनग्राद, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये भी रशिया को बिलोंग करता है। यहाँ पर भी आपको रशिया की नेवी दिखेगी, इनके सोल्जर्स दिखेंगे, तो बहुत ही आराम से रशियन जो नेवी है, इनके सोल्जर्स हैं, ये टापू कब्जा सकते हैं। और उसके बाद देखिए अब इन सब कंट्रीज के लिए सरदर्दी ये है, क्या करें अब आगे।
रशिया से भिड़ेंगे तो रशिया के पास दुनिया भर के मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, फिर इन सब कंट्रीज के पास खोने को भी बहुत कुछ है। दुनिया में जो भी लिस्ट आप अगर देखो, हैप्पीनेस का इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स आप अगर देखें तो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड ये आपको टॉप पे मिलेंगे। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि पीएम मोदी जब डेनमार्क में गए तो सारे पीएम्स ने मोदी जी को घेर लिया और ये कहा कि चलो अब आप बात करो पुतिन से, आपकी बात मान लेंगे, आपका एक इन्फ्लुएंस है, रशिया पे हिस्टोरिक रिलेशंस हैं, अब तो एक बार को रशिया को कह दो कि बहुत वायलेंस हो गया, फाइनली अब ये वॉर खत्म करने का टाइम आ चुका है। अब पीएम मोदी को देखिए, ये बात ना सिर्फ डेनमार्क ने कही है, जर्मनी में आपको याद होगा, जर्मनी में भी सिमिलर बात बोली गई थी। अब ये इसके बाद जब फ्रांस में जाएंगे मैक्रोन से मिलने के लिए, वहां पर बहुत अच्छा वेलकम होगा, मगर इमानुएल मैक्रोन भी कहीं ना कहीं रशिया की आलोचना करेंगे और ये कहेंगे कि जो रशिया कर रहा है वो बहुत ज़्यादा गलत है। अब पीएम मोदी ने यहाँ पर ये डिसाइड किया है कि इन सब कंट्रीज़ को इंडिया का एक मैसेज जाएगा, वो ये है कि इंडिया मानता है कि रशिया यूक्रेन वॉर में कोई विनर नहीं होने वाला, बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है इस वॉर का गरीबों पर, डेवलपिंग कंट्रीज पर, क्योंकि ऑयल के जो प्राइसेस हैं, नेचुरल गैस के प्राइसेस ये बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं। रशिया पर जो सैंक्शन लगे हैं उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी को। तो सबके हित में है कि आज के समय जो ये वॉर है खत्म हो जाए और पीस स्थापित किया जाए ईस्टर्न यूरोप में। नाउ अब हम आते हैं ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर, जो ग्रीन डील साइन करी है डेनमार्क के साथ। ये क्या है? देखिए, डेनमार्क और इंडिया मिलकर कॉपरेशन करेंगे रीन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में। अब यहाँ पर आप कहोगे ये तो गोलमोल सा कोई एक सेंटेंस हो गया, और भी बताइए इसके बारे में। देखो, पूरा यूरोप आज के समय बाकी दुनिया को बेच रहा है क्लीन एनर्जी की टेक्नोलॉजी। ये अपने आप में मार्केट बन गई है। चाइना, इंडिया, उसके अलावा अफ्रीका है, फिर बाकी इतने सारे और देश है, मिडिल ईस्ट है पूरा। यहाँ पर कार्बन एमिशन कम करना अपने आप एक इंडस्ट्री बन गई है, क्योंकि जिस तरीके से पहले आप पावर प्रोड्यूस करते थे, अब आपको कंप्लीटली वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन लानी पड़ेगी, नहीं तो धरती का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाएगा और सारी ह्यूमैनिटी ही सफर करेगी। तो इंडिया का जो कार्बन फुटप्रिंट है ये कम करने के लिए यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं ये भारत की हेल्प कर रहे हैं। फ्री में कोई हेल्प नहीं कर रहा। ये लोग चाहते हैं कि सोलर पावर में जो इनकी टेक्नोलॉजीज हैं, विंड एनर्जी में जो इनकी टेक्नोलॉजीज हैं, ये इंडिया को सेल करेंगे। उससे इंडिया को भी फायदा होगा लॉन्ग टर्म में, और ऑफ कोर्स यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं ये तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाएंगे ही। और इसको कहा जा रहा है न्यू ग्लोबल एनर्जी इकोनॉमी। ये कई ट्रिलियन डॉलर्स की होने वाली है आने वाले सालों में। बहुत से रोजगार यहाँ पर खड़े होंगे। आने वाली जो कई मेजर कंपनीज हैं वो रीन्यूएबल सेक्टर की होने वाली है। जो स्टार्टअप्स एक बार को सऊदी अरेबिया की कंपनी आराम को एंजॉय करती थी, कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर कोई सोलर पावर की कंट्री, कोई विंड एनर्जी की कंपनी एंजॉय करे। और डेनमार्क की अगर हम बात करें, अब देखो यूरोप का हर देश है, हर देश की ना एक स्पेशलिटी है रीन्यूएबल एनर्जी के मामले में। अब नेदरलैंड्स को आप अगर देखो तो ये बायोफ्यूल के चैंपियन है। जर्मनी को आप अगर देखोगे तो सोलर पावर के चैंपियन है। डेनमार्क की स्पेशलिटी क्या है? विंड पावर। पूरे यूरोप में अगर एक देश है जो विंड एनर्जी में चैंपियन है तो वो है डेनमार्क। डेनमार्क अपने आप में जो 42% इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है, एक्चुअली अब इससे ज़्यादा ही हो गया होगा, मोस्ट प्रॉब्ली 50 to 60% जो इलेक्ट्रिसिटी ये लोग यूज़ करते हैं ये विंड एनर्जी से ही आती है। क्योंकि पहली बात तो इनका देश इतने नॉर्थ में है कि सनलाइट इनके यहाँ वैसे ही बहुत कम आती है, सूर्यदेव के दर्शन काफ़ी कम होते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, विंड एनर्जी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। और आपको याद होगा कुछ महीनों पहले न्यूज़ आई थी कि डेनमार्क आज के समय बना रहा है खुद का एनर्जी आइलैंड। इसमें क्या करेंगे, एक टापू बनाएंगे, इसमें ऑन शोर और ऑफ शोर विंड टरबाइन लगा देंगे। ऑन शोर मतलब के टापू के ऊपर, ऑफ शोर मतलब के यहाँ पर इस तरीके से फ्लोटिंग जो ये विंड टरबाइन है ये लगा दी जाएंगी। इनकी जो पावर है ये स्टोर करी जाएगी इस आइलैंड की बैटरी पर, और उसके बाद इस आइलैंड से जो एनर्जी है ये डेनमार्क लेगा। और बाकी जो आसपास के देश हैं, स्वीडन, फिनलैंड, इवन कुछ हद तक आइसलैंड, इन सब को ये रीन्यूएबल एनर्जी डेनमार्क सेल भी करेगा। और जहां भी आप देखोगे इंडिया डेनमार्क की बातचीत होती है रीन्यूएबल सेक्टर के मामले में, तो एक ही चीज पर फोकस किया जाता है, विंड एनर्जी। अभी रिसेंटली इंडिया और डेनमार्क ने लॉन्च किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड पावर। अब यहाँ पर आप पूछेंगे जैसा टापू डेनमार्क बनाएगा, आर्टिफिशियल आइलैंड, उसके ऊपर विंड टरबाइन लगी हुई है, वैसा इंडिया में बनेगा? तो इसका आंसर है हाँ। एशिया पैसिफिक का पहला ऑफशोर विंड एनर्जी टेस्ट फैसिलिटी जो है ये भारत में बनने वाली है। तमिलनाडु के आसपास बात की जा रही है, रामेश्वरम टापू के आसपास छोटे छोटे हम टापू बना देंगे और यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि लोकल्स को विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए। तो ये सब करने में डेनमार्क की कंपनीज की स्पेशलिटी है। ये इंडिया को अपनी टेक्नोलॉजीज बेचेगी, अपने प्रोडक्ट्स बेचेगी, और इस तरीके से इंडिया और डेनमार्क की जो पार्टनरशिप है आगे बढ़ेगी इन रीन्यूएबल सेक्टर। अब बाकी जो सब नॉर्डिक देश हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रेड पर्सपेक्टिव से मैं कहूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए नॉर्डिक कंट्रीज के साथ इंडिया का ट्रेड मैं कहूँगा बहुत कम है। सब कंट्रीज के साथ मिलाकर आप अगर देखो तो इंडिया का ट्रेड सिर्फ $5 बिलियन के आसपास है।
और कल्मुलेटिव जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये सिर्फ $3 बिलियन के आसपास है। तो इंडिया के पास रिसेंटली एक अपॉर्चुनिटी आई है कि नॉर्डिक कंट्रीज अपना ट्रेड अब शिफ्ट कर रही हैं, ये अब कम ट्रेड कर रही है चाइना के साथ, क्योंकि ये लोग देख रहे हैं कि चाइना भी काफ़ी हद तक रशिया को सपोर्ट ही करता है। तो चाइना के साथ ट्रेड करना, इनकी इकोनॉमी को बूस्ट देना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। बहुत जल्दी ये बात इनको समझ में आ गई। तो अब ये लोग एक्चुअली कंप्लीट फोकस कर रहे हैं इंडिया पर। नॉर्डिक कंट्रीज इंडिया में बहुत पोटेंशियल देखती है डिफेंस के मामले में, रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में, और नॉर्डिक कंट्रीज को उम्मीद है कि बहुत ही जल्द इंडिया और नॉर्डिक कंट्रीज का जो टोटल ट्रेड है ये 15 से लेकर $20 बिलियन तक पहुंच सकता है। इट कैन वेरी मच हैपन, और इसमें जो मेजॉरिटी शेयर होगा ये रिन्यूएबल एनर्जी के ट्रेड वाला होने वाला है ना। वापस आते हैं अपने एमसीयू की तरफ कि रिसेंटली 2 देशों ने कहा है कि हम तो जी एशियन गेम्स 2022 में अपने एथलीट्स भेजेंगे ही नहीं। तो वो देश कौन से हैं? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अब यहाँ पर आप कहोगे वेट, एशियन गेम्स में तो एशियन कंट्रीज आएंगी, ये तो ओशियाना रीजन की है, और ये लोग कहाँ से आ गए एशियन गेम्स में? देखो, इस बार का जो एशियन गेम्स है 2022 का, ये होस्ट कर रहा है चाइना। चाइना ने सोलोमन आइलैंड्स के साथ जब से अपनी नज़दीकी बढ़ाई है तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड काफ़ी गुस्से हो गए हैं, और वेरियस प्लेटफॉर्म्स में हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पुल आउट कर रहे हैं जहां पर चाइना की पार्टिसिपेशन है या फिर उस प्रोग्राम को चाइना होस्ट कर रहा है। और 2021 में मैं आपको ये बता दूं कि चाइना ने इनवाइट किया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को कि आप लोग भी अपने जो एथलीट्स हैं ये भेजिए इस बार के एशियन गेम्स में, अच्छा लगेगा कि आप लोग भी अगर पार्टिसिपेट करते हैं। मगर चाइना की जो इन्विटेशन है इसको रिजेक्ट कर दिया है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने। तो याद रखिएगा, काफ़ी न्यूज़ में है, इन्होंने ऑफिशियल रीजन बताया है कोविड-19, मगर जो रियल रीजन है वो जियोपॉलिटिकल है। सोलोमन आइलैंड्स के इशू को लेकर दोनों कंट्रीज काफ़ी नाराज़ हैं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, यूपीएससी के लिंक पे क्लिक करो और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी का यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं विद अ सिंगल परचेज। क्लिक करिए पिकअप प्लान पर, और अगर आपके पास अभी टाइम है 2025-26 के आसपास आप एक जेन्युइन अटेम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी का, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर यूज करिए कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।